कि अमेरिका की पृष्ठभूमि बहुत अच्छे से समझ सकते हो, उनके विदेशों के साथ जो संबंध रहे, उनकी अपनी विदेश नीति को समझ सकते हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस दिशा में अपनी राजनीति को लेकर के जाएंगे, क्या स्थितियां रहेंगी, क्योंकि कई उनकी पॉलिसीज हैं, अमेरिका में भी उनका विरोध हो रहा है। तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि जैसे हम चाह रहे हैं वैसे डोनाल्ड ट्रंप कर पाएंगे। और जैसे ये इस बात को लेकर के अमेरिका अपनी गहरी छाप रखता है, अपनी एक कहें कि सियासी हलकों में मुल्क दुनिया के मुल्कों के सामने कि अपने हितों के लिए किसी भी संधि को तोड़ भी सकता है, इसमें बहुत माहिर हैं वो। और पहली बार किसी देश के साथ नहीं, कई देशों के साथ ऐसे हैं कि एक एग्रीमेंट करके आ रहे हैं, दूसरे दिन हाल ही में कतर के साथ में जिस तरह की पोजीशंस रही। तो ये कि मैं अभी वापस से डॉक्टर करोड़ सिंह जी से मुखातिब हूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, मैंने जिक्र किया कि बराक ओबामा के वक्त जो पोजीशन रही, बराक के टाइम पे एक हमारा एक वो भी चल रहा था $500 बिलियन का, शायद $100 बिलियन अभी मिला भी है हमारे को। और उसके बाद अभी एक लगता है आपको कि जो मकसद जिस प्लेटफॉर्म के साथ में हम बराक के टाइम पे अमेरिका से दोस्ताना संबंध आगे बढ़ा रहे थे, इस दिशा में डोनाल्ड के समय भी ऐसे ही बढ़ सकते हैं? देखिए योगेंद्र जी, किसी भी देश की विदेश नीति होती है, वो नेतृत्व तो इम्पोर्टेंट होता है, उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट होता है, राष्ट्र हित होता है, और उसके लिए बहुत से तरीके के इनपुट्स आते हैं, इंटेलिजेंस के भी होते हैं, डिप्लोमेसी के भी होते हैं, और उसके आधार पे नीति बनती है। भारत और अमेरिका के संबंधों का सवाल है। अमेरिका द्विपक्षीय आधार पे भारत से बहुत अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन अब जब ट्रंप ने जो एक अमेरिका का नारा दिया, अमेरिका फर्स्ट का, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है द्विपक्षीय संबंधों में। लेकिन बहुपक्षीय मुद्दों में अमेरिका पहले भी भारत के साथ नहीं था। जैसे अमेरिका ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का एक कंसेप्ट लाए, उसमें भारत को आइसोलेट किया, भारत को साथ नहीं रखा, जापान, ऑस्ट्रेलिया सबको लिया, भारत को नहीं लिया। इसी तरह से भारत को कहीं भी बहुपक्षीय कुछ मुद्दे आते हैं, वहां भारत को नहीं लेता है। और उस आधार पे आज भारत के सामने, मेरे ख्याल से भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में 3 बार भारत की डिप्लोमेसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती आई है। पहले 71 में जब बांग्लादेश का इमरजेंसी हुआ, उस समय बड़ी चुनौती थी भारतीय कूटनीति के सामने। दूसरा, भारत ने 98 में जो एटॉमिक एक्सप्लोजन किया, भारत लगभग आइसोलेशन की स्थिति में आ गया था, भारत को पे बहुत से बैन लगाने की बात उठ रही थी। और तीसरा, अब भारत के सामने ऐसी स्थिति आ रही है, कूटनीति के सामने बहुत जटिल स्थिति बन रही है कि भारत कहां जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 3 ग्रुप उभर कर सामने आए। एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, उसमें भारत को नहीं लिया गया। एक यूरेशियन है, यूरेशियन में चाइना, रशिया, उनका दबदबा है। ट्रांस पैसिफिक में अमेरिका का दबदबा है। और तीसरा है ट्रांस एटलांटिक पार्टनरशिप, उसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं जो अमेरिका के दोस्त हैं, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का है। तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज है, वहां भारत हो सकता है दूर हो, लेकिन एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप वाले में भारत को कोई विशेष स्थान नहीं दिया है, जबकि पूरे पैसिफिक और इंडियन ओशियन में भारत के सुरक्षा और सामरिक हित इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत की किस तरह से कूटनीति करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने अब जो कूटनीति चलाई है, जैसे इसी महीने में, पिछले 1 महीने में 2 बड़े मामले आए। एक बीजिंग में जो वन बेल्ट वन रोड वाला इनिशिएटिव पे बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, दूसरा संघाई कोऑपरेशन हुआ। तो हम एकदम से बायकॉट करके संघाई कोऑपरेशन में कितने एक्टिव हो गए हैं। तो संघाई कोऑपरेशन स्पिरिट जो एमर्ज हुई है, इससे मुझे लगता है कि भारत कूटनीतिक दृष्टि से ये चाहता है कि यूरेशियन ग्रुप है उसमें स्पेस बनाए, लेकिन बड़ा मुश्किल मिलता है, लगता है कि हम बना पाएंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी चीन और रशिया का प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में भारत क्या करे? द्विपक्षीय दृष्टि से तो ट्रंप से हम अच्छे संबंध बना सकते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा भारतीय राष्ट्रवाद को अमेरिका में बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हम वहां पे भारत के राष्ट्रवाद के नारे लगेंगे, तो वहां रिएक्शन होगा समाज से, उससे कोई बहुत बड़ा भला नहीं होने वाला। तो हम इसको किस तरह से कूटनीति के लेवल पे, इंटेलिजेंस के लेवल पे डील करें, न कि पॉपुलिज्म के लेवल पे। तो अब देखते हैं कितने एग्रीमेंट किस तरह के साइन होते हैं। दूसरा, हमने जो पहले ओबामा के टाइम में एक एग्रीमेंट साइन किया लॉजिस्टिक एक्सचेंज का, उसमें हमारे को क्या फायदा होने वाला है? अमेरिका को हो सकता है भारत के जो सैनिक अड्डे हैं या दूसरे एयरपोर्ट्स हैं उनकी जरूरत हो, भारत अमेरिका में जाके कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा लगता है कि कुछ एक तरफा भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा अमेरिका से हित है, वो आर्थिक हित है,
तकनीकी हित है, उस हित को हम किस तरह से पूरा कर पाते हैं। लेकिन अमेरिका बहुपक्षीय मामलों में भारत का बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रहा, पहले भी नहीं दे रहा था, अब भी नहीं दे रहा है। तो इस मामले को हमारे प्रधानमंत्री अब ट्रंप के साथ बात करते हैं तो किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, ये देखने विश्व वाली के बात जो होगी। बहुपक्षीय तो ये माना जा सकता है कि उनमें भारत को अपना एक लेजिटिमेट स्थान मिले। डॉक्टर साहब, ये माना जा सकता है कि ये जो दौरा है मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बराक के वक्त और अब जो वक्त है उसमें थोड़ा अंतर है। हाँ, वक्त में निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी और अमेरिका के राष्ट्रीय संदर्भ में भी बहुत ज्यादा अंतर है। और उस अंतर वाली स्थिति में हम हमारा एक लेजिटिमेट, जैसे भारत के सामने अभी एनएसजी के हैं या संयुक्त सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप के मुद्दे हैं, उसमें अमेरिका खुलकर कहां समर्थन करता है। आतंकवाद के मुद्दे पे एक तरफ वो पाकिस्तान को कहता है आतंकवाद फैला रहा है, ऑफिशियल पोजीशन ये है कि पाकिस्तान एक विश्वसनीय सहयोगी है आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने में, वार ऑन टेररिज्म में। तो इस तरह की पाकिस्तान की नीति ओबामा के टाइम पे भी आतंकवाद को लेके या दूसरे मामलों को लेके वैसी थी। तो हमारे एक ही इश्यू नहीं है, बहुत से इश्यू हैं, लेकिन व्यापार को लेके या दूसरे मामलों को, वीजा को लेके कुछ समझौते हो सकते हैं इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि हमें मिल पाएगा ऐसी स्थिति में। जी अजय विजयवर्गीय जी, भाजपा नेता हमारे साथ में। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जब बराक ओबामा के वक्त वहां पे गए थे और जब वहां अपनों के बीच में थे, मोदी की गूंज जैसे इंडिया में थी उसी तरह से वहां पे भी थी। बीजेपी ने उससे जमकर भुनाया भी था कि विदेश की धरती पे जाने के बाद पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके लिए वहां के लोगों ने पलक पावड़े बिछा दिए। जो भी रहा उसके पीछे ये भी बताया जा रहा था कि उनका अपना एक मीडिया मैनेजमेंट है। आपके डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का जो वक्त है वही नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती है। अगर H1B वीजा या जो हमारी पहले से फंडिंग पॉलिसी चली आ रही हैं वो सुरक्षा परिषद में सदस्यता को लेकर के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर के मोदी के सामने एक बड़ी चुनौतियां हैं। अगर वास्तव में, हालांकि ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी कहना अभी क्या परिस्थितियां बनेंगी दोनों नेताओं के बीच में रहने की, लेकिन ये तो माना जा सकता है कि वास्तव में अगर उस दिशा में 2 कदम अगर आगे नहीं बढ़ते हैं तो ये माना जाना चाहिए कि मोदी साहब का ये फेलियर पॉइंट रहेगा। क्योंकि मैं फेलियर पॉइंट इस वजह से जिक्र कर रहा हूं कि उस वक्त मोदी साहब के दौरे को लेकर के जमकर भुनाया गया था। तो जब हम तारीफों के पुल बांधते हैं तो अगर कहीं कमजोर कड़ी होती है तो उसे भी हाईलाइट करना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, पलक पावड़े अमेरिका में नहीं, जहां जहां भी गए हैं वहां बिछाए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मीडिया मैनेजमेंट है, वो व्यक्तित्व भी ऐसा है, जिनकी छवि ऐसी है कि लोग आप देख लें कि सोशल मीडिया के हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर 1 चल रहे हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। तो अपन ऐसा नहीं कह सकते अमेरिका गए और वहां उसको आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि विपक्ष ने ये भी कहा कि उनका अपना मीडिया मैनेजमेंट था। नहीं, मीडिया था, आप नहीं बोल रहे हैं कि बीजेपी ने उसको बुलाया, ऐसा नहीं है। हर जगह उनको एप्रिसिएशन मिला, उनका काम करने का तरीका, उनकी जो विजन है वो विजन मैं देखता हूं कि हर नेता में इतना विजन नहीं होता। ही इज विजनरी एक्चुअली। उनके हिसाब से जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और काम करने का तरीका है, ऐसा नहीं है। कई जने सोच रहे हैं यार 60 साल का गैप कैसे, अब काम स्टार्ट हुआ है, काम हो रहे हैं। अब आप बात कर लें, अमेरिका गए, बराक ओबामा ने बोला, हमारे दोनों नारे इन्होंने बता दिए, तो वहां एक नारा दिया था संयुक्त कि टुगेदर वी गो। तो हम दोनों साथ चल रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं जो H1B वीजा की जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, मैं आपको बता दूं पूरे विश्व में जितनी भी टॉप हायर अथॉरिटी के IT माइंड हो, बिजनेसमैन हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, सेकंड टॉप पोजीशन में, ये आंकड़े स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। तो हमारे पास मास्टरमाइंड है। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन आपको लगा कि भाई ये रिवर्ट कर दिया ट्रंप ने तो इसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, वो आए हैं तो उन्होंने अपनी कुछ कंडीशंस डाल दी उस वीजा के अंदर। अब वो लग रहा है कि वो कुछ ज्यादा है, तो हो सकता है कि इसको वहां जाएंगे तो समझौता होगा। और इसमें मैं आपको बता रहा हूं डेफिनेटली आपको इतना रिलीफ मिलेगा जो H1 वीजा की बात कर रहे हैं। और भी मुद्दे में आपको बता दूं, सैन्य ऐसे इन्वॉल्व कर रहे हैं कई मुद्दों में, चाहे आपको बता दूं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे जलवायु उसमें हो, आपको परमाणु रिएक्टर का जो शांति वाला 1000 रिएक्टर के जो इन्होंने भी संयुक्त रूप से करने की घोषणा की है, मेक इन इंडिया वाला प्रोग्राम जो घोषणा की है संयुक्त रूप से करने के लिए, इसमें अमेरिका ने जो बराक ने जो सहयोग किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी जो ये वार्ता होगी उसमें भी हम उनको अपने साथ रखेंगे और साथ लेके ही करेंगे। और समझौता निर्णय करते हुए 101% भारत के पक्ष में होगा।
ऐसा नहीं है कि होना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो लोग बहुत चिंतित हैं जो हिंदुस्तान के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, और उनके सामने यह है कि जिस सेक्टर से वो लोग जुड़े हैं, खासकर आईटी सेक्टर के लोग, उनमें एक तरह से चिंता का विषय है कि H1B वीजा अगर यही इसी तरह से बिल्कुल स्टैंड करता रहा तो उनके लिए थोड़ी मुश्किलें होंगी। और जिस तरह से अभी बताया भी जा रहा है कि क्वालिटी हैव टू पे, आप अगर पहले से ही 25 से 30% उसमें गिरावट आ चुकी है। बिल्कुल। उसके अलावा दूसरे एक जो चिंता का विषय ये है, वहां अभी एक हेट क्राइम जो बढ़ता जा रहा है, वो भारतीय भी बहुत उसके शिकार हो रहे हैं। ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि पेरेंट्स किसी के यहाँ पे रहते हैं तो वो एक बड़ी अलग बात होगी, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त हमें लगता है कि विश्लेषकों से जो बातें होती हैं उनके लिहाज से कि ये एक मोदी के साथ साथ ट्रंप के लिए भी चुनौती है कि ट्रंप अगर चाह करके भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत मुश्किल बात होगी, या फिर वो आंख छिपा करके बैठे हुए हैं। कि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कंट्री का शासनाध्यक्ष से आंख बंद करके किसी क्राइम को होते हुए देखेगा, लेकिन एक लगातार घटनाएं होती हैं तो वो कुछ इस तरह के इंगित करते हैं कि या तो इनसिक्योरिटी है, वहां पे एक इंटरनल सिक्योरिटी कोलैप्स कर रही है, तो कुछ तो ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से हिंदुस्तानियों के अंदर एक बेचैनी है, अजीब किस्म की बेचैनी है, वो एक चिंता का विषय है। नगेंद्र, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि थोड़ा सा वक्त बदल रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ हिंदुस्तान का एक लंबा पीरियड तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोग काफी झुकाव कर रहे हैं वहां पे। और दुनिया में इस वक्त वो परिवर्तन का दौर देखा जा रहा है कि जब अमेरिका में चुनाव हुआ और उसके बाद ट्रंप को देख करके, क्योंकि ट्रंप को लेकर के पहले से ही बहुत सारे लोगों ने फोरकास्ट की कि ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हिलेरी का विदेश मंत्री के नाते उनकी पॉलिटिकल उनके हस्बैंड के साथ में जो सहयोगी के रूप में उन्होंने काम किया, या फिर उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लोग जानते हैं कि वो किस तरह से किस अंदाज में काम करती हैं। देखिए, कुछ तो किसी भी मुल्क की विदेश नीतियां होती हैं, आपको उसके दाएं बाएं नहीं जा सकते, 19-20 कर सकते हैं, आप थोड़ा अपना इफेक्ट डाल सकते हैं, आप उदारवादी छवि के रहते हैं कि आप एकदम सख्त प्रशासक के रूप में रहते हैं, ये कुछ चीजें हो सकती हैं। कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है दुनिया के जो देश हैं उनके लिए, क्योंकि उनके एक्शन कई बार इस तरह के आते हैं कि एक्शन अमेरिका में होता है लेकिन उसका रिएक्शन दुनिया में आता है। देखिए योगेंद्र जी, मैं पहले भी कहा कि अभी इस समय जो ट्रंप है उनके देश में भी बहुत विरोध हो रहा है उनकी कुछ नीतियों को लेकर। जिस तरीके से ओबामा जी की नीतियों को उन्होंने बदला है, उनको ब्रेक किया है और अपनी नीतियां जो लागू करने की कोशिश की, तो उनकी खुद के देश में उनकी लागू की गई नीतियों का विरोध हो रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। और साथ ही पूरा विश्व जो है उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो उनके विचार हैं और जिस तरह की बातें सामने आई है, तो वो सब चीजें ये इंगित करती है कि अभी ट्रंप को समझना पड़ेगा हमको कि वो आखिर में क्या सोचते हैं, क्या उनके लिए अपने देश का इंटरेस्ट है और क्या वो जो है इंटरनेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। ये सब चीजें हमको समझनी होगी। जहां तक भारत की बात है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत की पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी हमेशा से जो है किसी झुकाव की तरफ नहीं रही। भारत ने हमेशा एक संतुलन बनाने की कोशिश की है, चाहे वो रशिया के साथ रहा हो, चाहे अमेरिका के साथ रहा हो या किसी अन्य जो है शक्ति के साथ रहा हो। और जहां तक हमारे पिछले संबंधों, अभी तक जो संबंध अमेरिका से रहे, तो अमेरिका को भी एशिया के अंदर जो है शक्ति संतुलन के लिए कहीं ना कहीं भारत के सहयोग की आवश्यकता थी। और यही कारण था कि बराक ओबामा के टाइम पे हम जो है बहुत नजदीक आए। बहुत बड़ी जो ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील जो हुई, कितने ही परमाणु जो संधियां विभिन्न विश्व में हुई, उनको दरकिनार करते हुए अमेरिका ने हमारे साथ न्यूक्लियर डील की। तो बहुत सारे इस तरह के मामले हैं कि शक्ति संतुलन है। ये भी वो जो वक्त था बराक ओबामा का, उस वक्त बहुत ही उदार, बिल्कुल उस समय शक्ति संतुलन के लिए उन्होंने भारत को जो है अपना विश्वसनीय माना और भारत को जो है सहयोग, अपने एक सहयोगी के रूप में देखा। लेकिन अभी जो स्थितियां ट्रंप के आने के बाद में जो बनी है, वो निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि हमें बहुत फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। हमारे जो सीनियर फॉरेन पॉलिसी के जानकार हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करके जो है हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो है ये हमारे देश हित का मामला है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी जी के हित की बात नहीं है। मैं लौटूं आप लोगों के पास में एक बार डॉक्टर करोड़ी सिंह जी के पास में जाना चाहूँ। डॉक्टर साहब, नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले 2 घटनाक्रम अमेरिका के साथ सीधे भारत के जुड़े हुए हैं। एक पेरिस जलवायु समझौता जिससे अमेरिका ने इस पे ऑब्जेक्शन किया और पीछे हटा। दूसरा अभी हेलीकॉप्टर खरीद का जो मामला था उसको लेकर के। और ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं कि जो सीधा ये कहें कि ट्रंप को नागवार गुजरे या अमेरिका को ऐसे लगे कि हमारे को साइडलाइन किया गया है इसमें।
देखिए, पेरिस में जो जलवायु को लेके समझौता हुआ, उसमें चीन, भारत जैसे देश हैं, विकासशील देश हैं, सब एक साथ थे। और जो विकसित देश हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि जब पेरिस में समझौता हुआ उस साल एक नहीं कई घटनाएं हुई विश्व मंच पर। एक तो जो विकास के लिए सहायता देने वाले देश हैं उनका आदिस अबाब में सम्मेलन हुआ। एक जो सस्टेनेबल डेवलप एसडीजी गोल्स की बात की कि विश्व कहां जाना चाहता है, किस तरह से हम विश्व को एक सस्टेनेबल स्थिति में लाएं। और तीसरा एक पेरिस क्लाइमेट था। तो उस साल 3 सबसे बड़ी घटनाएं थी, उनका आने वाले 10-15 साल तक प्रभाव रहेगा। तो उस समय समझौता तो हो गया, लेकिन अमेरिका ने दबाव में आके या किसी ने किसी रूप में कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, लेकिन अमेरिका उस समय भी खुश नहीं था। लेकिन उसके बाद जब ट्रंप आया तो ट्रंप अपनी जो ओबामा की पॉलिसीज हैं उनको सबको रिवर्स, डोमेस्टिक मामलों में भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी उनका एक अप्रोच है कि ये पॉलिसी ठीक नहीं थी, ओबामा के डिसीजन ठीक नहीं थे। तो एक इस तरह का जो एटीट्यूड है उसका, वो एटीट्यूड इसमें रिफ्लेक्ट होता है कि पेरिस जलवायु में अमेरिका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा और जो विकासशील देश हैं वो ज्यादा नुकसान कर रहे हैं क्लाइमेट को, तो उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और अमेरिका ने अभी तक जो विश्व का एक मापदंड है कि अपनी ग्रोस नेशनल इनकम है उसका 0.7% विश्व की मदद करेंगे, मदद में देंगे गरीबी हटाने और दूसरे प्रोग्राम्स में। उसमें अमेरिका अभी नहीं गया, यूरोप के देश उस पे आ गए हैं 0.7% पे। तो अमेरिका बहुत सी चीजों से अभी अमेरिका बचना चाहता है बहुत से इन चीजों से। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ये चाहता है कि भारत उनके साथ तो रहे, चाइना को कर्टेल करने तक, तो उससे बियॉन्ड भारत के नजदीक अमेरिका नहीं आना चाहता है। भारत के सामने मुझे लगता है कि अब हमारा टिल्ट ये हमें विश्वास होने लगा कि अमेरिका कोई बहुत ज्यादा मदद हमारी नहीं करेगा। जहां तक हमारा डायस्पोरा का सवाल है कि वहां से हमारा डायस्पोरा जाता है, हमारे जो सर्विस सेक्टर में लोग जाते हैं वो इनिशियल एजुकेशन पे भारत में खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट भारत करता है और उसके बाद अमेरिका में जाके रह जाते हैं। वहां से रिटर्न में हमें कितना मिलता है ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रिमिटेंस आता है वो अरब कंट्रीज से आता है और वहां बहुत से छोटे धंधे करने वाले बहुत से अनपढ़ लोग गए हुए हैं, उनकी फैमिली यहाँ रहती है तो वो पैसा यहाँ भेजते हैं। लेकिन जो अब विकसित देशों में जाते हैं वो वहां जाके सेटल हो जाते हैं, अपने परिवार को ले जाते हैं। भारत को रिटर्न में क्या दे रहे हैं? तो हम रीगेन कैसे करें? हम उनको, हमारा टैलेंट तो जा रहा है, टैलेंट का ड्रेन तो हो रहा है, उसको रीगेन कैसे करें? इस ऐसी नीति हमारे को डोमेस्टिक लेवल पे कुछ अपनानी पड़ेगी कि हम हमारे टैलेंट को रीगेन करें। तो वैसा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जहां तक ये आपने बताया कि हेलीकॉप्टर का सौदा है, ये सौदा देखिए हर राष्ट्र अपने सुरक्षा की रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने फाइनेंशियल। लेकिन अमेरिका को ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो एग्रीमेंट था कहीं इंडिया उसे ओवरटेक करने की कोशिश की, उसने नहीं, ऐसा नहीं करेगा। भारत का मेरे ख्याल से अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि अपने ऑब्लिगेशन से या रेस्पॉन्सिबिलिटी से भारत पीछे हटा हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। भारत की ऐसी गुडविल है, लेकिन चाइना ने ऐसा किया है। चाइना ने तो यहां तक किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का जो जजमेंट था उसको मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान भी अभी जाधव के केस में दूर हट रहा। तो भारत का इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है। भारत का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी प्रतिष्ठा को बनाए हुए है और भारत मेरे ख्याल से वो बनाए रखेगा। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी के सामने अब बहुत बड़ी चुनौती है, उससे हम कैसे निकलें? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, कुछ विद्वान ये कहने लगे हैं कि ये पोस्ट वेस्ट विश्व एमर्ज होने वाला है। अमेरिका का जो आधिपत्य है वो उस रूप में नहीं चल पाएगा। एक मल्टीपोलर की स्थिति आएगी। कुछ कह रहे हैं चाइना का और रशिया का प्रभाव बढ़ेगा। जो भी स्थिति आती है एक ट्रांजिशन की स्थिति है और भारत की कूटनीति के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि हम इस जो ट्रांजिशन की स्थिति है उसमें भारत की स्थिति कैसे मजबूत कर रहे हैं। मेरा छोटा सवाल है डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल जो फरमा रहे हैं बिल्कुल सही है। विश्व पटल के सामने एक घबराहट कहें या फिर परिस्थितियां कहें कि हर मुल्क खासकर चाइना और अमेरिका इस वक्त वो दो महाशक्तियां के रूप में उभर करके आने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ट्रंप को लगता था कि पुतिन के साथ अच्छे संबंध बना करके और हम एक नए दोस्ताना एक इतिहास रचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी चाइना और रसिया दोनों अपने हित साधने की कोशिश कर रहे हैं और वो ज्यादा बेहतर संबंध बनाने के प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान, आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा अमेरिका हमें एक टूल की तरह प्रयोग करे?
देखिए, निश्चित रूप से हर राष्ट्र अपने राष्ट्र हित की पूर्ति करना चाहता है। अमेरिका के लिए चीन सबसे बड़ी चुनौती है। चाइना और रसिया दोनों को साधने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें एक टूल की तरह उपयोग में ले रहे हो? देखिए, निश्चित रूप से अमेरिका ये चाहेगा कि भारत को किसी न किसी रूप में चाइना का काउंटर बैलेंस करने के लिए, जैसे एशियन सेंचुरी की बात होती है, तो अगर चीन और भारत में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कन्फ्रंटेशन होगा, तो एशियन सेंचुरी रियलिटी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, किसी सदी के लिए यही देखा जा रहा था। ऐसी स्थिति में भारत ये चाहता है कि चीन जिस गति से आगे बढ़ रहा है, वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट लाया जिसमें 65 कंट्रीज को लिंक कर लिया है, चीन का निश्चित रूप से प्रभाव बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भारत कुछ आइडियाज तो लेके आया है, जैसे रशिया से लेके ईरान तक का एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात हम कर रहे हैं, या दूसरे तरीके के कुछ रास्ते निकाल रहे हैं, चाबहार में भी अपना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास उतने, चीन के पास जितने रिसोर्सेज हैं, संसाधन नहीं है। दूसरा, अगर चीन ये सब कुछ करता है तो पाकिस्तान में चीन का इन्वेस्टमेंट होगा तो चीनी नागरिक भी होंगे, तो चीन वहां सुरक्षा प्रदान करेगा, तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ज्यादा बिगड़ते हैं, तो चीन स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ आएगा, हेल्प नहीं करेगा, चीन प्रत्यक्ष रूप से आएगा, क्योंकि चीन का इन्वेस्टमेंट है, चीन के नागरिक हैं। तो इस तरह से हम डिप्लोमेटिकली इन चीजों से कैसे डील करें, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे यहां टेररिज्म फैला रहा है, हम पाकिस्तान पे दबाव बनाएंगे तो चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ जाएगा, क्योंकि चीन का हित है वहां। बिल्कुल। और दूसरा एक अन्य चीज है कि चीन हमारे यहां भी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नहीं करके थर्ड पार्टी से कर रहा है, क्योंकि चीन के पास सरप्लस है। चीन ये चाहता है कि इंडस्ट्री दूसरे देशों में लगे, हमारे यहाँ पर्यावरण बहुत खराब होगा। चीन में बीजिंग वगैरह सिटी में बहुत ज्यादा पर्यावरण खराब है, तो उस पर्यावरण की दृष्टि से भी चीन इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों में कर रहा है, दूसरे देशों के साथ भारत में भी कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से भी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में चीन अपने प्रभाव को जिस तरह से बढ़ाने में लगा हुआ है, उसको हम कर्टेल नहीं कर पाएंगे। अमेरिका यह चाहता है कि भारत उसको एक साधन बने, भारत चीन को कर्टेल करने में उनकी मदद करे, क्योंकि ये अमेरिका की आज की नीति नहीं है योगेंद्र जी, ये लंबे समय से पहले अमेरिका की ये नीति थी कि दक्षिण पूर्व एशिया को ये कहा गया कि पिवट ऑफ एशिया होगा, ये केंद्र बिंदु होगा एशियन सेंचुरी का। उनको लगा कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो छोटे छोटे कंट्री हैं, वो आपस में भी कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो अमेरिका ने वो अपनी असफलता के बाद भारत पे फोकस किया, पहले नहीं किया है। तो अब भारत पे फोकस करके वो ये चाहते हैं कि एशियन सेंचुरी नहीं बने, चीन को हम कर्टेल करें, लेकिन अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि अब चीन के और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं और अमेरिकन ट्रेजरी के बॉन्ड जिस तरह चीन और जापान और कोरिया वालों ने खरीद रखे हैं, अगर आज वो सब अपने बॉन्ड एनकेज करवाएंगे तो अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में नहीं कर सकता, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए अमेरिका के साथ डील करते हुए। जी डॉक्टर साहब, मेरे छोटे से सवाल आपसे हैं कि क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार अमेरिका गए थे तो वो यात्रा इस वजह से लोगों के लिए एक, ये कहें कि बिल्कुल एक जिज्ञासाएं जो है कि लोगों की सोच तो बढ़ गई थी कि यार नरेंद्र मोदी, जिस मोदी का 2002 के दंगे की वजह से अमेरिका ने वीजा बैन कर दिया था और अब बिल्कुल वहां से बराक है वो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं उन्हें, और ये दौरा है किस तरह का रेस्पॉन्स मिलता है, कैसा रहेगा व्हाइट हाउस में, किस तरह से उनके साथ बिहेव होगा, ये तमाम चीजों को लेकर के ना केवल हिंदुस्तान, दुनिया का मीडिया भी इस पे निगाहें टिके हुए थे कि जिस लीडर की आपने पहला वीजा बैन किया और उसके बाद में आप उसे बुला रहे हैं। अभी थोड़ा सा डिफरेंट है कि अब वो कोई स्थितियां नहीं है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो वो एक इश्यू नहीं रहा है। ये जो दौरा है इसमें 2-3 ऐसी चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बड़ी चुनौतियां क्या हैं उनके सामने, मैं क्योंकि समय का अभाव है, तो ये चीजें होनी चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी काश इन चीजों को अगर आगे बढ़ा पाएंगे या फिर इनमें सोल्यूशन कुछ निकाल पाएंगे तो ये दौरा काफी कारगर साबित होगा। देखिए योगेंद्र जी, आपने जो वीजा के बैन की बात की, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी इंडिविजुअल नहीं जा रहे, देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। और अगर पहले बैन किया था उस समय भी किसी एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे, उस समय बैन लगाना कितना उपयुक्त था इसके बारे में हम विवाद हो सकता है। हाँ। लेकिन आज हमने जो नीति अपनाई है ने विदेश नीति में, उसको पॉपुलिज्म के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में गए हमारे प्रधानमंत्री इंडियन डायस्पोरा के सामने पॉपुलिज्म की बात कर रहे थे, शी जिनपिंग उसी समय फ्री ट्रेड पे सिग्नेचर कर रहे थे।
तो हमारे को कुछ कॉन्क्रीट करना चाहिए। पॉपुलिज्म अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पॉपुलिज्म होता है वो एक दुधारी तलवार हो जाता है, उसे फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हो सकता है। जैसे अगर अमेरिका में जाके हमारे प्रधानमंत्री पॉपुलिज्म की बात करेंगे, इंडियन नेशनलिज्म की, और वहां इंडियन डायस्पोरा है उसको मोबिलाइज करेंगे, तो वहां का जो जनसामान्य है, अमेरिकन नागरिक है, वो रिएक्ट करेगा। ये स्वाभाविक चीज है। तो हमें पॉपुलिज्म पे फोकस नहीं करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बहुत सतर्क रहना चाहिए और बिजनेस लाइक मीटिंग होनी चाहिए। हो सकता है इस समय ट्रंप के साथ मिलने तो कुछ मामलों में सहमति बने, वीजा को लेकर सहमति बने, आंतरिक और दोनों के व्यापारिक मामलों को सहमति बने, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर भी कुछ हो सकता है कि बन जाए, होना चाहिए। क्योंकि भारत जिस तरह से एशिया में या मिडिल ईस्ट में या अफगानिस्तान को लेकर भारत की स्थिति है, उसमें हो सकता है निश्चित रूप से बातचीत होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें बातचीत तक रह जाती हैं, वो कॉन्क्रीट एग्रीमेंट के रूप में नहीं आती हैं और उसके बाद एग्रीमेंट होते हैं। तो निश्चित रूप से दोनों देशों के प्रशासन ने कोई न कोई ग्राउंड वर्क किया होगा इसके लिए, और निश्चित रूप से कुछ एग्रीमेंट्स पे साइन होगा। योगेंद्र, चलिए मैं डॉक्टर साहब रोकना चाहूंगा, आप सभी हमारे साथ में जुड़े हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी नरेंद्र मोदी की, पहले पेरिस जलवायु समझौते के पर जो विवाद हुआ उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि शायद नरेंद्र मोदी इस दौरे को टाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नियमित अपना जो दौरा तय किया था उसी दौरे को पूरा करने के लिए मोदी जा रहे हैं। और हम तो ये कहेंगे कि उन्हें पूरी शुभकामनाएं देश की तरफ से, लेकिन कुछ जो इश्यूज हैं उन्हें अगर सॉर्ट आउट होंगे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की कूटनीतिक जीत होगी उसमें और ये दौरा एक सार्थक होगा। लेकिन वहां परिस्थितियां क्या रहती हैं डिपेंड उस पर करता है कि ट्रंप के डिसीजंस जितने फास्ट हैं उतने ही लिंगर ऑन करने वाले भी हैं, कि जब लगता है कि अमेरिका के हितों के साथ में फ्यूचर इस समझौते से अहित भी हो सकता है तो वहां पे अमेरिका के सिग्नेचर बैक भी हो जाते हैं। खैर चले, लेकिन फिलहाल तो हम एक पॉजिटिव सोच के साथ यही कहेंगे कि बराक के बाद अब ट्रंप के साथ भी मोदी की जो मुलाकात है एक बड़ी अच्छी मुलाकात और एक पॉजिटिव सोच की मुलाकात होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।